इस भाग में हम लेंगे धारा विद्युत कक्षा 10वीं के लिए प्रतिरोध की निर्भरता। इससे पहले हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ा चुके थे और प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में आपको बतलाया जा चुका था। तब प्रतिरोध की निर्भरता के लिए हम बतलाए थे कि प्रतिरोध की निर्भरता मुख्यतः चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप और प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तब इससे संबंधित संख्यात्मक प्रश्न दिया जाता है, उसका हल कैसे होगा। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगुना हो, तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है, तार तो वही है और टेम्परेचर की बात नहीं कहा गया है, अर्थात इसमें उसको पिघला कर क्या कर दिया गया है, मोटा बना दिया गया है, तो लंबाई में भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तब हम इसमें लंबाई और क्षेत्रफल अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो निर्भरता वाले हैं उसको आधार मानकर आगे बढ़ेंगे। तब इसको हल करते हैं। तो हमें दिया है, जो दिया है 8 ओम का, उसको हम R1 ले लेते हैं। तो R1 बराबर कितना हो गया, 8 ओम। अब यहाँ पर जब तार की मोटाई दुगुनी कर दी जाती है तब उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि क्षेत्रफल पहले से दुगुना हो जाए, मतलब मोटाई दुगुनी कर दी जाती है, तब निश्चित रूप से उसकी लंबाई आधी हो जाएगी, क्योंकि धातु का जो आयतन है वो नियत है। चूंकि उसी तार को पिघलाकर बनाया गया है तो आयतन निश्चित रहेगी। तब इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि पिघलाने के पश्चात जो नया तार बनेगा उसके लिए जो A2 लिखेंगे अर्थात अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो A2 बराबर क्या होगा, 2A1 होगा। और जो लंबाई है L2 वह पहले की आधी हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा, L1/2। अब सेकेंड स्थिति में अर्थात पूछा गया है कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अर्थात R2 ज्ञात करना है। तो ये हमें R1 दिया है, A2 2A1 के बराबर हो गया, L2 L1/2 के बराबर हो गया और R2 ज्ञात करना है। तब हम आगे लेते हैं। चूंकि हम निर्भरता वाले खंड में हम आपको बताए थे कि R बराबर रो L/A, ये सूत्र है अर्थात प्रतिरोध की निर्भरता है। तब यहाँ पर चूंकि धातु वही है, ताप की बात नहीं किया गया है, तो ये जो प्रतिरोधकता है रो, ये क्या होगी, दोनों स्थितियों में नियत रहेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना, ये क्या है, R है, तो इस साइड हम लिखेंगे R1/R2 बराबर का बराबर लिख लिए। अब यहाँ पर L ऊपर में है, अनुक्रमानुपाती है, इसीलिए L1/L2, और चूंकि A व्युत्क्रमानुपाती है तो इंटू करके इसकी निर्भरता के लिए उल्टा लिखेंगे, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए इसको लिखते हैं A2/A1। तो इस तरह से हमें पहले स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच संबंध दर्शाने वाला एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो R1 का मान कितना है, 8, तो 8 रख दिए। R2 का मान ज्ञात करना है, इसीलिए R2 ज्यों का त्यों रख दिए, बराबर L1 का मान, चूंकि पहले स्थिति में जितना भी था लंबाई उसको L1 ज्यों का त्यों लिख दिए। अब उसके बाद L2 है, उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि L2 कितना हो गया है, L1/2 हो गया है, आधा हो गया है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे L1/2। फिर उसके बाद A2 को, चूंकि A2 का मान क्या है, 2A1 है, इसीलिए A2 के स्थान पर हम A1 के रूप में लिखेंगे। तब क्या हो जाएगा, 2A1, और यहाँ पर फिर A1 को ज्यों को त्यों लिख दिए। ऐसा करने से क्या हुआ, L1 से कट गया, A1 से कट गया। तब आगे हल करेंगे, तब क्या हो जाएगा, 8/R2 बराबर, अब ये नीचे का नीचे है, ये कहाँ चला जाता है, ऊपर में चला जाता है। तब निश्चित रूप से ये सब कट गया एकम बार में, तो क्या हो गया, 2 दूने 4 हो गया, इसीलिए 4/1 प्राप्त हो जाती है। त्रियत गुणा कर देंगे तो मिलेगा ये 4R2 = 8। इस तरह से R2 बराबर मिल गया, इसको पक्षांतर कर देंगे तब मिलेगा
2 ओम। इस तरह से हमें नए तार का प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त हो जाएगा, अर्थात नया जो तार बनेगा उसका प्रतिरोध 2 ओम होगा। अब आगे लेते हैं हम प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? जैसे अलग अलग जो परिपथ बनता है उस परिपथ में क्या होती है, प्रतिरोध को मान को हम निश्चित रखना चाहते हैं, लेकिन उस निश्चित मान वाला प्रतिरोध प्राप्त नहीं होता, तब हम उस स्थिति में क्या करते हैं, अन्य प्रतिरोध से काम चलाना चाहते हैं। तो अन्य मान के प्रतिरोध से काम चलाने के लिए क्या करते हैं, हम निश्चित मान के प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसको जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के जो तरीके होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन और जो दूसरा होता है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन। अब आगे देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन, तब यहाँ पर किस प्रकार जोड़ा जाता है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। जब किसी परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और ऐसे ही अन्य प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तब ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये कथन है और कथन को हम डायग्राम में कैसे बनाएंगे, तब इसके लिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए, तब इस तरह से आगे और जोड़ा जा सकता है। तब इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होती है, जो प्रतिरोध को जोड़ते हैं वो एक के बाद एक लाइन से जोड़ा जाता है। सरल शब्दों में आप समझ सकते हो, श्रेणी क्रम संयोजन मतलब एक लाइन में संयोजन। ठीक है, अब हम आगे लेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अर्थात परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। जैसे इसका R1 है, R2 है, R3 है, तब इस तरह से इसका कुल प्रतिरोध अर्थात जिसको हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं वो कितना होगा, इसकी गणना करेंगे। तो लेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी या कभी कभी इसको तुल्य भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी या फिर तुल्य प्रतिरोध। तब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, R1, R2 और R3 के प्रतिरोध, इतने मान वाले प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और इसके साथ एक बैटरी जोड़कर धारा प्रवाहित करती हैं। जैसे इस चित्र में दिया गया है, मान लो यहाँ पर R1, R2 और R3 प्रतिरोध को इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और इसमें हम क्या जोड़ दिए, एक बैटरी जोड़ दिए, एक प्लग कुंजी लगा दिए, तब इस तरह का परिपथ बन गया। यदि परिपथ में अब I धारा प्रवाहित हो रही है और कुल या परिणामी जो विभवांतर है वो क्या है, V है, अर्थात जो कॉम्बिनेशन है जोड़ा गया है उनके सिरों पर, तब इस तरह से हम देखेंगे। तब इसका परिणामी प्रतिरोध यदि R हो, R ले रहे हैं परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, तब ओम के नियम से V = I × R होगा। चूंकि ओम का नियम आप जान चुके हो, क्या होता है, किस रूप में बतलाया गया है, R = V/I, इस रूप में बतलाया गया है, तो उसको हम इस रूप में याद रखते हैं। तो ओम के नियम को इस रूप में ही याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। V = IR, समीकरण पहला हो गया। चूंकि ये परिणामी वोल्टेज है, ये कुल प्रवाहित परिपथ में प्रवाहित धारा है और ये तुल्य या परिणामी प्रतिरोध R है। अब आगे देते हैं, यहाँ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः प्रत्येक में प्रवाहित धारा I होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, चूंकि इसके लिए जाने के लिए, धारा जाने के लिए एक ही रास्ता है, तब निश्चित रूप से R1 में भी I धारा प्रवाहित होगी, R2 में भी I और R3 में भी I धारा प्रवाहित होगी। किंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होंगे। अब चूंकि यहाँ पर जो विभवांतर आएगा वो R के मान पर निर्भर करेगा, इसीलिए R1 पर अलग विभवांतर होगा, R2 पर अलग होगा, R3 पर अलग होगा। मान लो ये विभवांतर क्रमशः R1 पर V1 है, R2 पर V2 है और R3 पर V3 है, तब
यहाँ पर फिर से हम ओम का नियम लागू करेंगे, तब क्या हो जाएगा, V1 इजिकल टू आई आर वन, V2 बराबर आई आर टू और V3 बराबर आई आर थ्री होगा। तब ऐसी स्थिति में देखेंगे तब V1, V2 और V3 इसका योग क्या होगा, जो परिणामी वोल्टेज है V के बराबर होगी। तो इसीलिए हम कुल विभवांतर के लिए सूत्र लिख सकते हैं V बराबर V1 धन V2 धन V3। अब चूंकि इस V1 V2 का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं ओम के नियम से, इसीलिए इसमें V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3 रख देते हैं। तब इस तरह से V बराबर मिल जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तब यहाँ पर हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाता है, एक समीकरण V इजिकल टू IR और यहाँ पर V इजिकल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये समीकरण दूसरा हो गया। इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखोगे तब इधर क्या है, V है, मतलब एक ही राशि है, तब निश्चित रूप से राइट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। अतः समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो IR बराबर क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इस तरह से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। चूँकि I सब में है इसीलिए सब में हम I को कटा देंगे, तब क्या मिलेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल या तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होती है या योग के तुल्य होता है। तो इस तरह से हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम संख्यात्मक प्रश्न ले रहे हैं। माना यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार है, नीचे दिए गए परिपथ में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और ये परिपथ आपको दिया गया है, बिंदु A है और ये क्या है, बिंदु B है। यहाँ पर प्रतिरोध है जिसका मान 5 ओम है, यहाँ पर प्रतिरोध है जिसका मान 10 ओम है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है उसका मान 15 ओम है। तब इसको हल करेंगे तब यहाँ हमें क्या होगा, R1 का मान 5 ओम है, R2 का मान 10 ओम है और R3 का मान 15 ओम है। चूँकि यहाँ से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये श्रेणी क्रम में है, तब इसीलिए लिखेंगे यहाँ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अतः तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए सूत्र है उसको लगाएंगे, R बराबर R1 धन R2 धन R3। तब यहाँ पर R बराबर क्या होगा, R1 का मान रख दो, धन R2 का मान रख देंगे, फिर धन R3 का मान रख देंगे और इन तीनों को जोड़ देना है। तब कितना मिलेगा, R बराबर 30 ओम। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 30 ओम होगा। अब हम लेते हैं समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समानांतर क्रम संयोजन क्या है, यदि किसी परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले सिरे को एक बिंदु और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है तो यह संयोजन समांतर संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तब यहाँ पर देखते हैं, मान लो हमारे पास R1, R2 और R3 मान वाले 3 प्रतिरोध दिया गया है। तब इसके पहले बिंदु, मतलब ये पहला बिंदु है, इसका भी पहला बिंदु यहाँ पर है, इसका भी पहला बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर ले सकते हैं। तब इस तरह से सभी प्रतिरोधों के जो पहला बिंदु है उसको एक बिंदु मान लो A पर जोड़ दिया गया है और जो दूसरा सिरा है सभी प्रतिरोधों के, इसको हम दूसरे बिंदु B पर जोड़ दिए हैं। तब ये जो संयोजन कहलाएगी ये समांतर क्रम संयोजन कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तब इसको तुल्य प्रतिरोध कितना होगा इसको निकालने के लिए हम लेते हैं कि माना R1, R2 व R3 मान के प्रतिरोध A और B के बीच समानांतर क्रम में जुड़ा है और इसमें बैटरी से I धारा प्रवाहित हो रही है। तब A व B के बीच विभवांतर V है। जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं कि R1, R2, R3 मान वाले 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो बिंदु A और B है, A और B के बीच हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, एक प्लग कुंजी
को हम ऑन करेंगे तब क्या हो जाएगा, इस परिपथ में I धारा प्रवाहित होगी। तब चूंकि यहाँ पर बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है, तब A और B के बीच जो उत्पन्न विभवांतर क्या है, V है। तब यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से क्या होगा, I बराबर V बटा R। यहाँ पर R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है और इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन को हम एक का प्रतिरोध मानकर क्या कर दिए, ओम का नियम लागू कर दिए, I बराबर V अपान R। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस कॉम्बिनेशन में, इस संयोजन में हम देखते हैं कि यहाँ प्रतिरोध समानांतर क्रम में है, अतः प्रत्येक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर A व B के बीच विभवांतर अर्थात क्या होगा, V होगा। चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, सभी के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, V ही होगी, क्योंकि A और B के बीच विभवांतर V है और ये जो प्रतिरोध A और B के बीच जुड़े हैं। किंतु प्रत्येक में प्रवाहित धारा अलग अलग होगी और चूंकि यहाँ से बिंदु A से जब धारा चलती है तब इसके लिए 3 मार्ग हो जाता है, 3 रास्ता हो जाता है। तब यहाँ पर जो I धारा है वह यहाँ पर बढ़ जाती है, पहले में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I2 धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए हम लेते हैं, यदि R1, R2 व R3 में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 हो, तब इसके लिए अलग अलग ओम का नियम लगाएंगे। तब I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2 और I3 बराबर V अपान R3, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर लेते हैं, चूंकि धारा IE, I1, I2, I3 में विभाजित हो रही है, जैसे डायग्राम या चित्र से आपको देख सकते हैं कि I धारा है और यहाँ बिंदु A पर जाकर ये क्या हुआ, I1, I2 और I3 में विभाजित हो गई। तब निश्चित रूप से इन तीनों का योग I के बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लेते हैं कि I बराबर I1 धन I2 धन I3। अब इसमें हम जो पहले से I1, I2 और I3 का मान निकाल चुके हैं उन मान को रख देते हैं। तो I बराबर क्या होगा, V बटे R1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा V अपान R2 प्लस I3 बराबर हम जो मान है उसको रख देते हैं V अपान R3। तो इस तरह से रख देते हैं। तब ये इसको ले लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, हम जो पहले समीकरण निकाले थे I बराबर V अपान R और I बराबर V बटे R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, तो इसमें I और I एक साइड है तो निश्चित रूप से V अपान R इसके बराबर होगी। अतः समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तब क्या होगा, V अपान R इक्वल V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। तब इस समीकरण में हम देखेंगे तब क्या हो जाएगा, V सब में है, इसीलिए सब में से V को हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो V को कटा देंगे तब यहाँ पर 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपान R1 बराबर 1 अपान R बराबर हो जाएगा परिणामी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बोल देंगे इसको। तो 1 अपान R बराबर होगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो इस तरह से ये सूत्र यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अब इस सूत्र को हम कथन के रूप में कैसे लिखें, तो इस कथन को ध्यान से देखोगे, समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1 अपान R है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अर्थात दिए गए जो प्रतिरोध है R1, R2, R3 इन सबका व्युत्क्रम लिया गया है 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। इसीलिए दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। तो इस तरह से समानांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र प्राप्त हो जाती है। इसको भी एक उदाहरण से हम समझेंगे कि परिणामी प्रतिरोध कितना होता है। प्रश्न इस तरह से है, नीचे दिए गए परिपथ में A व B के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब ये आपको जो डायग्राम दिया गया है उसमें A और B के बीच समानांतर क्रम में 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम का जो प्रतिरोध जोड़ा गया है। तब यहाँ पर डायग्राम से स्पष्ट है कि जो R1 का मान, इसको हम R1 मानेंगे, इसको R2, R3, तो R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 15 ओम है। और यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है कि प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं और समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए
यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो समानांतर क्रम वाला जो सूत्र है उसको लगाएंगे। 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। तो इस तरह से ये सूत्र है। अब इसमें मान को रखेंगे 1/R बराबर तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। अब चूंकि ऐसे स्थिति में 10वीं के लेवल में गणित में थोड़ा कमज़ोर रहते हैं तो वो लोग समझ नहीं पाते, सीधे नीचे को जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। 1/R बराबर हम 5, 10 और 15 का क्या लेते हैं, पहले लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना आएगा, 30 आएगा। और लघुत्तम लेने के पश्चात क्या करेंगे, इसको भाग देते जाएंगे। 5 से इसको भाग दे देंगे तो जो 6 आएगा, तो 6 को 1 से गुणा कर दिए तो 6 आ गया। ठीक उसी तरह से 10 से भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तब 3 आ गया। और इसी तरह से 15 से भाग देंगे तब क्या होगा, 2 आएगा। और 2 को 1 से गुणा करेंगे तब यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से इसको हल करना है। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 11/30। चूँकि ये 1/R का मान है, R का मान नहीं है, इसीलिए R बराबर लेंगे तब इसको पलट देंगे। 1/R को उल्टा करेंगे तब R आएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी पलटना है तो 30/11। और 30/11 करेंगे तब इसको हल करेंगे तब मिलेगा 2.7 ओम। तो इस तरह से इस स्थिति में तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, तुल्य प्रतिरोध 2.7 होगा। इससे पहले हम उदाहरण जो दिए थे जिसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था उसमें कितना आया था, 30 ओम। तब देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है क्योंकि सीधे सीधे जोड़ते हैं। लेकिन समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। जो हम प्रतिरोध लगाए हैं, जितने भी प्रतिरोध लगाए हैं उनमें से जो सबसे कम मान वाला प्रतिरोध है उससे भी कम हो जाता है। कितना हो गया, 2.7 ओम। जबकि हम क्या लगाए थे, सबसे कम प्रतिरोध 5 ओम का लगाए थे। तब इस तरह से कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। और प्रतिरोध को बढ़ाना होता है तब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।